हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों-शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग पैसेज का सीरीज़ कर रहे हैं जो पैसेज एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। बेसिकली इस पैसेज के सीरीज़ का ये आज 12वां लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम लोग 12वां पैसेज देखने वाले हैं जो पूछा गया है 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में। 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में 2 पैसेज पूछे गए थे, एक हमने कल देख लिया है, आज हम एक दूसरा देखने वाले हैं। क्योंकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम्स के पैसेजेज़ हैं और इडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2026 में उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पैसेज। देखिए, और पैसेज कितना भी लेंदी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, सबसे बेस्ट अप्रोच हमने आपको बताया है जो कि सबसे बेस्ट रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि सबसे पहले आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, उसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसना है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए और हो सके तो 2-3 क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप पैसेज पे जाइए और जैसे ही को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिलता है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर टिक आउट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस वे में आपको पैसेज सोल्व करना है ताकि आप एकदम कम से कम टाइम कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे सकें, ठीक है? तो देखिए उसी वे में हम लोग पैसेज सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द पैसेज। अब पैसेज का सेंट्रल कंसर्न पूछा है तो थोड़ा सा इसमें पैसेज हमको पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं सेंट्रल कंसर्न क्या है पैसेज का, मतलब मेन किस चीज़ को लेकर के ये पैसेज कंसर्न दिखा रहा है। देखिए, the rise of genetic engineering has redefined what is scientifically possible but not necessarily what is ethically acceptable। बोला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बोले तो जीन में चेंज करके हम किसी चीज़ को जो मॉडिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो रीडिफाइन किया है किस चीज़ को, व्हाट इज साइंटिफिकली पॉसिबल, जो साइंटिफिकली पॉसिबल चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग बोले तो, बट लेकिन नॉट नेसेसरली व्हाट इज एथिकली एक्सेप्टेबल, लेकिन वो हमेशा एथिकली एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। मतलब जीन में चेंज करना वो एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, while gene while gene editing offers hope in treating inherited diseases and improving crop resilience, it also raises profound moral questions। देखिए क्या बोल रहा है कि जीन एडिटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, ये उम्मीद ला सकते हैं कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ है किसी एक इंसानी का, जो इनहेरिटेड है बोले तो उसको वंश के थ्रू जो मिलता है, जो मतलब जैसे पापा का है कोई बीमारी है तो वही बेटा को भी मिल गया, तो हम जीन में थोड़ा एडिट करेंगे अगर उससे, तो हमको एक उम्मीद मिलेगा कि हम इस इनहेरिटेड डिसीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग क्रॉप रेजिलियंस, और क्रॉप रेजिलियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रॉप रेजिलियंस मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स टू अडाप्ट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप के अंदर ये एबिलिटी होना कि वो अपने आप को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, ये सब फ्लड हो गया, तो ये सब में वो अडाप्ट कर ले, उसको बोलते हैं क्रॉप रेजिलियंस। तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं जीन एडिट करके। लेकिन इट ऑल्सो रेजेस प्रोफाउंड मोरल क्वेश्चंस, लेकिन इसके साथ साथ मोरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्या ये मोरालिटी के एथिक्स के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से सही है क्या ऐसा करना, किसी एक चीज़ के ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई करना, उसमें एडिट करना, वो सही है क्या, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मेन कंसर्न आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये जो हम कर रहे हैं जीन में एडिटिंग कर रहे हैं, तो जो जीन का इंजीनियरिंग है वो साइंटिफिकली तो पॉसिबल है, लेकिन एथिकली वो क्या है, सही है क्या, ये है मेन कंसर्न। तो ऑप्शंस देखिए, कॉस्ट ऑफ जीन थेरेपी के बारे में, कॉस्ट के बारे में बात किया है, मतलब मेन कंसर्न कॉस्ट है क्या, बहुत ज़्यादा कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं, कॉस्ट के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ साइंस, गवर्नमेंट साइंस को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा भी बात नहीं बोला है। एथिकल यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस, ये जो एथिकल यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ही मेन कंसर्न है इस पैसेज का। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करना है, लेकिन एथिकल यूज़ उसका होना चाहिए। बोले तो पूरा नैतिकता के साथ, मोरालिटी के साथ होना चाहिए, किधर कब करना है, कब नहीं करना चाहिए, किस केस में करना है, किस केस में नहीं होना चाहिए, ऐसा वो देखना है, वही मेन कंसर्न है। एडवांसेस इन मेडिकल सर्विस डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइस में एडवांसेस आ गया है, ऐसा नहीं कंसर्न, तो ये कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट यूजिंग जीन्स टू इनहांस ट्रेड्स। ट्रेड्स को इनहांस करने के लिए जीन का यूज़ करने के बारे में ऑथर क्या कहता है। तो देखते हैं ट्रेड्स का इनहांस करने के लिए क्या बोलता है हमारा ऑथर। देखिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। शुड वी एडिट जीन्स टू इनहांस इंटेलिजेंस और फिजिकल एबिलिटी। क्वेश्चन है कि क्या हमें क्या करना चाहिए, जीन्स को एडिट करना चाहिए इंटेलिजेंस को इनहांस करने के लिए, फिजिकल एबिलिटी को इनहांस करने के लिए। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन थेरेपी एंड इन्हांसमेंट। हम कहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे थेरेपी और इन्हांसमेंट के बीच में, मतलब कहाँ फर्क करेंगे, किस पॉइंट पर। दीज क्वेश्चन रिमेन अनसेटल्ड, ये जो क्वेश्चन हैं वो अनसेटल्ड, मतलब इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। सम आर्ग्यू दैट, तो कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट है कि ऑल्टरिंग द ह्यूमन जीनोम फॉर नॉन मेडिकल रीजंस में लीड टू न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। कुछ लोग का ये आर्ग्यू करना है, कुछ लोग का ये मानना है कि अल्टर करना मतलब चेंज करना, अल्टर करना मतलब तो चेंज करना, रीडिज़ाइन करना, ऑल्टरिंग करना ह्यूमन जीनोम को। जीनोम किसको बोलते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन अ सेल। तो मतलब
कंप्लीट सेट ऑफ जो जीन होता है उसको बोलते हैं जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम को ऑल्टर करना, चेंज करना किसके लिए? नॉन मेडिकल रीजंस के लिए। वो ऐसा करने की वजह से क्या होगा? लीड टू न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी आ जाएगा। जैसे कि क्यों? वेयर द जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हम जीन मॉडिफाई करेंगे, वो आदमी हैव सोशल एडवांटेजेस, उसको तो सोशली एडवांटेज मिल जाएगा उसको ओवर अदर्स दूसरे पर। तो दूसरे लोग जो नहीं करवा पाएगा जीन एडिट, ठीक है, मान के चलिए कोई प्रॉब्लम ही है, तो जिसका जीन एडिट में ही हो पाया है वो तो उस प्रॉब्लम से जूझेगा ही ना। लेकिन जिसका जीन मॉडिफाई हो गया है वो तो बहुत क्या हो जाएगा? एडवांटेज होगा उसको, सोशल एडवांटेज मिल जाएगा उसको। तो ये एक हिसाब से एक इनइक्वालिटी हम कर रहे हैं, नॉन मेडिकल रीजंस की अगर वजह से कर रहे हैं। तो यही कंसर्न बताया गया है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इनइक्वालिटी हो जाएगा अगर हम नॉन मेडिकल रीजंस के लिए कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख मिल जाएगा हमको। इट इंप्रूव्स ग्लोबल हेल्थ, क्या ये ग्लोबल हेल्थ को इंप्रूव कर देता है? नहीं, ऐसा बात नहीं बोला है। इट इज इंकरेज्ड बाय लॉ, इसको कानून से इंकरेज किया गया है? नहीं, ऐसा भी बात नहीं बोला है। इट रिस्क क्रिएटिंग इनइक्वालिटी, यस इनइक्वालिटी हो सकता है, ये रिस्क हो लेता है कि इसमें ये इनइक्वालिटी इसमें हो सकता है। इट ऑलवेज बेनिफिट सोसाइटी, ये हमेशा सोसाइटी को बेनिफिट देता है? ऐसा भी बात नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। वाई आर एथिकल फ्रेमवर्क्स स्ट्रगलिंग टू कीप अप। अब जब भी हम एथिकल फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, जो नैतिक सिद्धांत की बात अगर करते हैं, तो वो हमेशा स्ट्रगल क्यों कर रहे होते हैं अपने आप को कीप करने के लिए, रखने के लिए? मतलब नैतिकता क्यों, मतलब ज़्यादा मुश्किल होता है नैतिकता रखने में इन सब चीज़ों में। तो अब ये चीज़ देखते हैं क्या है प्रॉब्लम, जो नैतिकता रखने में क्या दिक्कत है इसमें। देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अदर्स फियर, दूसरे लोग का ये डर है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस वंस अ जीन इज चेंज्ड इट्स इफेक्ट्स में रिपल थ्रू जनरेशंस। कुछ लोग का कहना है कि अगर हम जीन में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस उसको झेलना पड़ेगा, मतलब जो हम इंटेंड नहीं किए हैं ऐसा भी अंजाम झेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वंस अ जीन इज चेंज, अगर किसी एक इंसान का जीन को चेंज किया गया तो इट इफेक्ट्स, उसका जो इफेक्ट होगा चेंज का, में रिपल थ्रू जनरेशन, वो जनरेशन के जनरेशन चलता ही रहेगा। रिपल करना बोले तो फ्लो करना, वाटर का जो फ्लो होता है, तरंग आता है उसको बोलते हैं। तो ये मतलब जनरेशंस में चलता ही रहेगा, ये भी एक है। साइंस ऑफन मूव्स फास्टर देन लेजिस्लेशन, अगर हम कोई भी लेजिस्लेशन लाते हैं, कानून लाते हैं कि जिन में इस हिसाब से चेंजिंग करना, इस हिसाब से चेंजिंग नहीं करना है, तो कानून लाने से पहले ही तेजी से भागता है कौन? साइंस। साइंस मूव फास्टर देन लेजिस्लेशन, लिविंग एथिकल फ्रेमवर्क्स लैगिंग बिहाइंड। इसी वजह से हमारा जो एथिकल फ्रेमवर्क है वो पीछे ही रह जाता है। मतलब साइंस आगे, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस वजह से जब तक हम लेजिस्लेशन कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना पा रहे हैं तब तक साइंस का एडवांसमेंट और ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से फिर और बनाना पड़ रहा है। तो ये है, साइंस हमेशा आगे मतलब फास्टर मूव कर रहा है लेजिस्लेशन से, इस वजह से हमारा एथिकल फ्रेमवर्क जो है लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे रह जा रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो मिल गया। साइंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इस वजह से हम एथिकल फ्रेमवर्क्स पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखिए साइंटिस्ट डिसएग्री, क्या साइंटिस्ट डिसएग्री करते हैं? नहीं, साइंटिस्ट डिसएग्री तो नहीं करते हैं। पब्लिक लैक्स इंटरेस्ट, पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं। लॉज आर फास्टर देन रिसर्च, कानून पहले बन जाता है रिसर्च होने से पहले? नहीं। जस्ट अपोजिट बात बोला है पैसेज में, क्या कि लॉज क्या है, लेजिस्लेशन से पहले क्या चला जाता है? साइंस, रिसर्च चला जाता है। तो ये तो जस्ट अपोजिट बात है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। साइंस प्रोग्रेसेस रेपिडली, यस साइंस इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस उतना जल्दी बना नहीं पा रहे। रूल्स बनाने से पहले साइंस एडवांस कर जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। किसी चीज़ का रूल्स ला रहे हैं हम, उससे पहले साइंस और एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है। तो इस वजह से हमारा एथिकल फ्रेमवर्क स्ट्रगल कर रहा है हर एक स्टेज पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट जीन एडिटिंग्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होकर क्या बोला है जीन एडिटिंग का? तो अभी हमने देखा है यही वाला चीज़। देखिए जीन एडिटिंग का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, मतलब ये इसको पूरा जनरेशंस को ही भुगतना पड़ जाएगा, वही बोला गया है। देखिए वंस अ जीन इज चेंज, अगर किसी जीन को चेंज किया गया तो इट्स इफेक्ट में रिपल थ्रू जनरेशंस, उसका जो इफेक्ट है वो पूरा जनरेशंस तक आ जाएगा। तो वही है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो वही होगा ना, पूरा जनरेशंस तक, जनरेशंस को उसका मतलब इफेक्ट देखने को मिलेगा। इट इज़ फुली रिवर्सिबल, क्या ये पूरा रिवर्सिबल, इसको उल्टा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं बोला है। इट कैन अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन, यस ये फ्यूचर जनरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म उसका जो इम्पैक्ट है वो यही है। इट हैज़ नो प्रूवन रिजल्ट, इसका कोई प्रूवन रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो है उसका, इट में बेनिफिट द रिच, बस रिच आदमी को ही बेनिफिट करेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स मैसेज। ऑथर्स का मैसेज को कौन सा फ्रेज आपको बेस्ट कैप्चर करता है? तो थोड़ा सा जो बाकी था वो देख लेते हैं, क्योंकि जो भी मैसेज अगर आपको देना चाह रहा है ऑथर, तो आपको लास्ट वाला पैराग्राफ में ही, लास्ट वाला सेंटेंस में ही मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उधर लास्ट के पैसेज या तो लास्ट का जो लाइन है उसकी तरफ फोकस करना है। देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया था। ट्रू प्रोग्रेस लाइज नॉट इन वाट वी कैन डू, ट्रू प्रोग्रेस क्या नहीं है, उसमें नहीं है जो हम कर सकते हैं, बट इन वाट वी चूज टू डू रेस्पॉन्सिबली, बल्कि ट्रू प्रोग्रेस उसमें है कि हम क्या चूज करते हैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबली करने के लिए, उसमें है ट्रू प्रोग्रेस, न कि हम क्या कर सकते हैं उसमें ट्रू प्रोग्रेस नहीं है। सच में प्रगति बोले तो क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं वो प्रगति नहीं है, बल्कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करने के लिए चूज करते हैं वो है प्रगति।
एज विथ ऑल पावरफुल टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग डिमांड्स कॉशन। मतलब इसमें जितना भी पावरफुल टूल्स है उसके साथ साथ इसमें क्या ज़रूरत है, कॉशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमको ध्यान बरतने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, एंड ए शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। और ह्यूमन वैल्यूज़ को एक शेयर सेंस के साइंस, मतलब सबके हिसाब से ही चलना है हमको, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को देखते हुए चलना है। तो कॉशन का ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन का ज़रूरत है, तो यही मैसेज तो देना चाह रहा है ना। तो देखते हैं हमारा कौन सा फ्रेज से वो मैसेज हमको मिल रहा है। मतलब क्या बोला है कि एथिकल चीज़ भी होना चाहिए, कॉशंस के साथ भी हमको ये करना है। देखिए कौन सा फ्रेज ऑथर के मैसेज को बताएगा, एडिट नाउ रिग्रेट लेटर, अभी एडिट कर दो और बाद में रिग्रेट करते रहो ना, ऐसा तो नहीं बोला है। एक्ट फास्ट एंड इनोवेट, बहुत तेज़ी से एक्ट करो और इनोवेट करो, नहीं ऐसा भी नहीं बोला है। कॉशन मस्ट गाइड प्रोग्रेस, यस यही बोला है ना कॉशन। लास्ट वाला सेंटेंस में आप देख सकते हैं कॉशन वाला वर्ड भी आ गया, तो कीवर्ड पकड़ के भी आप जा सकते हैं। ऑथर हमको यही मैसेज देना चाह रहा है कि कॉशन मस्ट गाइड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जो हो रहा है, मान के चलिए साइंस में जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके उसको कौन गाइड करना चाहिए, कॉशन। मतलब कॉशन हमको होना चाहिए, ध्यान हमको होना चाहिए, हमको एक दिमाग में ज़रूर होना है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या डेंजर होगा, क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, वो हमको ज़रूर सोच के चलना है, उसका एथिकल का इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी सोच के चलना है। तो कॉशन मस्ट गाइड प्रोग्रेस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल साइंस इज सेफ, जितना भी साइंस का काम है वो सब सेफ है, ऐसा भी बात नहीं बोला गया है इस पैसेज में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। ये भी पैसेज काफ़ी मतलब साइंटिफिक से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी आसानी था, हम इजी टू मोटेड बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको 5 आउट ऑफ 5 ज़रूर मिला होगा। 4 भी मिला है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज ट्राई करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये हमारा एसएससी इंग्लिश हब का चैनल है, इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो आपको सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। एसएससी स्टेनो के क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस है, और उसके पैसेज का भी सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। उसके से पहले हमने नरेशन का, एक्टिव पैसिव का, होमोनियम्स का, सिनोनियम्स का, एंटोनियम्स का, उसके साथ साथ सीजीएल के भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पैसेज का है और क्लोज टेस्ट का है। तो अगर ये आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ इसका अगर आपको वोकैब चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका हम आईडी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए पैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।